नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ आरकेजी में। आज हम तांबे के कीड़े एकांकी की कथा वस्तु का विवेचन करेंगे और साथ में एकांकी तत्व की दृष्टि से इस एकांकी की समीक्षा भी आज हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तांबे के कीड़े एकांकी में क्रमबद्ध या ठोस कथा वस्तु नहीं है। क्रमबद्ध या ठोस कथा वस्तु का अर्थ यह है कि एक घटना का संबंध दूसरी घटना से हो, जैसे कि परंपरागत एकांकी या नाटक में आप देखते हैं। ऐसा इस एकांकी में नहीं है। चरित्र भी विकसित या समग्रता लिए हुए नहीं है। स्थिति और विचारों को स्क्रीन के पीछे से विभिन्न पात्रों के माध्यम से मंच पर प्रतिध्वनित किया गया है। मंच पर केवल महिला अनाउंसर ही रहती है। नाटक जो है वह पार्श्व नाटक की शैली में लिखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पार्श्व नाटक यानी नाटक का मुख्य क्रिया व्यापार जितना मंच पर घटित होता है उतना ही या उससे ज़्यादा मंच के पीछे घटित होता है। महिला अनाउंसर जो है वह झुनझुना बजाती हुई नाटक की पृष्ठभूमि निर्मित करती है। वह कहती है कि हम अकेले और बेसरो सामान इस संसार में आए। हम सवालात उठाते हैं और ये सवाल ही मनुष्य के जीवन के सौंदर्य को काट देते हैं और हम मृत्यु को निरुत्तर कर देते हैं। हमारा संगमरमर सा सुंदर जीवन घायल और खून से लथपथ हो जाता है। तो तांबे के कीड़े एकांकी में द्वितीय विश्व युद्ध का चित्र से उत्पन्न जो संत्रास और भय है इसको चित्रित किया गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कि बहुत ही तबाही वाला युद्ध था और 1938-39 से चालू होकर 1945 तक चला, जिसमें हर तरफ विनाश और विनाश था। तो विज्ञान के निर्माण और विनाशक आविष्कारों के सामने हम बौने हो गए हैं। हमारे अस्तित्व का संकट उभर कर सामने आ गया है। भौतिक लिप्सा ने हमको अत्यधिक स्वार्थी और अजनबी बना दिया है। हम अकेले लक्ष्यहीन अपने अस्तित्व की खोज में लगे हुए हैं। स्क्रीन के पीछे से उठती आवाज़ें कहती हैं कि किसने अपने पड़ोसी का चेहरा पहचाना, किसने अपनी आत्मा में जीवन के आदि मुहूर्त को सिसकते सुबकते नहीं सुना। अकेले और बेसरो सामान हम भूले हुए रास्ता खोजते हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं सिसकते सुबकते विकार रहित बच्चे के रूप में रहते हैं, लेकिन बड़े होते ही हम मानवीय रूप को भुलाकर आत्म केंद्रित हो जाते हैं और अकेले हो जाते हैं, विनाश में लग जाते हैं और स्वयं के विनाश की आशंका हमें भयभीत कर देती है। विनाश करने की एक होड़ सी चलने लगती है। अनाउंसर कहती है कि हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं। कायल करने का अर्थ यह है दोस्तों कि उसको समझा बुझा कर, मतलब विश्वास दिला देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं कि हम फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। मृत्यु हमारे सिरहाने लोरियां गाती है। हम अपनी जानें खतरे में डाल सकते हैं, पेंशनें नहीं। युद्ध में सैनिक जान पर खेल सकता है, मगर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर युद्ध से अलग होकर पेंशन के बंद होने का खतरा मोल नहीं ले सकता। तो मनुष्य सभी ओर से बेसहारा और असुरक्षित हो गया है। कोई थका हारा है, कोई परेशान है, कोई पागल है, कोई अपनी व्यस्तता से त्रस्त है। पागल आया अपने जान बाबा मशालची बाबा को स्वेटर के लिए ढूंढ रही है। जो इसमें पागल आया रहती है वह जान बाबा या मशालची बाबा को स्वेटर के लिए ढूंढ रही है। वह कहीं दूर निकल गया है। वह उसे ठंड से बचाना चाहती है। पागल आया ने 200 किताबें लिखी है, पर उसकी कोई सुनता नहीं है। वह देखती नहीं, सिर्फ ढूंढती है।
इसी समय एक स्त्री की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह पानी बरसने के कारण खड़े खड़े अकड़ गई है। वह चिंतित है कि वर्षा के कारण उसके बीज सड़ जाएंगे। लेकिन एक आवाज़ और आती है कि अब कांच के बीज बन गए हैं जो सड़ते नहीं हैं, उगने से इनकार नहीं करते, इनको बार बार बोना नहीं पड़ता। एक बार जो बो तो 1000 बार काटो। अनाउंसर इससे भी आगे बढ़कर बताती है कि अब शीशे के बीज बन गए हैं जो कांच के बीजों से ज़्यादा पायदार है। ये बीज विज्ञान की उस उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति को इंगित कर रहा है दोस्तों, जो भौतिक समृद्धि को तो बढ़ाती है लेकिन मनुष्य के हृदय की तरलता को नष्ट करती है। उसके बाद स्क्रीन के पीछे से रिक्शे वाले की आवाज़ आती है कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। तो मानव शक्ति ने प्रकृति की शक्ति को मार दिया। सूर्य जो पृथ्वी पर जीवन का संचार करता है, उस जीवन को इस आधुनिक उन्नति ने मार दिया या उसे पंगु कर दिया। सूर्य की सार्थकता नहीं रही। अब हम मानव निर्मित आईने से प्रकाश ले रहे हैं, उस प्रकाश में अपना मुख देख रहे हैं। रिक्शे वाले के रिक्शे में भी आईने लगे हैं जिनमें वह अपना मुंह देखता है। रिक्शे वाला कहता है, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने अब उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। इसी समय एक थका अफसर रिक्शे से टकरा जाता है और रिक्शे वाले का एक आईना टूट जाता है। अब अफसर के भीतर जो है वह थकावट पूरी तरह बैठ गया है। वह कहता है, जवानी में मैंने हज़ारों खोपड़े चटकाए थे, अब सिर्फ उंगलियां चटकाता हूँ। तो स्क्रीन के पीछे से एक उबी हुई स्त्री की आवाज़ उभरती है। वह संपूर्ण संसार को चुपके से मथना चाहती है। वह सृजन नहीं करना चाहती, वह केवल मथना चाहती है। सृजन का काम वह पुरुष पर छोड़ती है। स्त्री के भीतर अतृप्त वासना है जो उसकी मथने की इच्छा में प्रकट होती है। वह केवल सेक्स चाहती है, बच्चा नहीं। एक मसरूफ़ पति अर्थात व्यस्त पति से भी वह कहती है कि तुम अपनी आत्मा मथते क्यों नहीं, तुम अपना शरीर क्यों नहीं मथते। मसरूफ़ पति डर कर उससे कहता है, मैं यह सब नहीं करूँगा, मैं एक बारगी मतलब एक बार में ही शरीर को दिमाग के बंधन से अलग कर दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं अजनबियों की भाषा बोलूंगा, मैं सूरज का गला घोंट दूंगा। इस तरह से कहता है। तो मसरूफ़ अर्थात जो काम में व्यस्त पति है, वह सोचने की ताकत को शरीर से अलग करना चाहता है। वह शराब पीकर दिमाग से मुक्त हो जाता है और नशे की हालत में वह काल्पनिक निर्माता से दिल बहलाता है। उसकी निर्माता ऊनी बादलों में रहती है। लगता है वह अपनी अतीत की स्मृतियों में खोकर अपने को भूल जाना चाहता है। वह जो व्यस्त आदमी है वह निरर्थक प्रलाप करता है। उसकी पत्नी 7 बजे से उसका इंतज़ार कर रही है। उसे देखकर वह कहती है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है, तुम तो लड़खड़ा रहे हो। वह पति को रिक्शे में बिठाकर रिक्शे वाले से कहती है, साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से चलो। अब जो रिक्शा वाला है उसको बैठा लेता है और साथ में चलते हैं रमणी और उसका जो पति। तो परेशान रमणी अपने मसरूफ़ पति से कहती है, मैंने तुमसे शादी क्यों की। वह भयानक रूप से हंसती है, फिर धीरे धीरे मधुर हो जाती है। शायराने लहजे में कहती है, तुम निर्मला के बारे में सोचते हो, कभी मेरे बारे में यह नहीं सोचा कि मैं बादलों से निकल कर आई हूँ या बादलों में रह सकती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बादलों में रहना परेशान रमणी की रोमानी प्रवृत्ति और इच्छाओं को दर्शाता है, लेकिन मसरूफ़ पति ने उसकी भावनाओं को कुचल डाला है। इस पर पति कहता है, मैं सोचता कहाँ हूँ, सुनता हूँ और खुद देखता हूँ। मेरी कोशिश रहती है
जो मैंने देखा है उसे तुम न देखो। तो पति अत्यधिक डरा हुआ है, वह डर को उखाड़ फेंकना चाहता है पर उखाड़ नहीं पाता। वह डरा हुआ उसका पति कहता है कि संसार में भय के नाश करने का मतलब है संसार का नाश करना। तुम जानती हो भय छोड़ देने से क्या होगा? तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता, मुझे बरबस सृजन करना होगा। और फिर तब हमारी आत्मा और शरीर के मथने से जो निकलेगा वह हमें मार डालेगा। तुम बूढ़ी हो जाओगी, जीवन क्रीड़ा नन्ही सी रतन जड़ी रिष्टवाच की तरह रुक जाएगी। यह कहता है हमें हर स्थिति में नष्ट होना ही है, फिर हम नाश से पीछे क्यों हटे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। रिक्शा वाला आगे देखता नहीं है, परेशान रमणी रिक्शे वाले को पीछे से ठोकर मारती है। रिक्शा वाला गिर पड़ता है, उसका एक पैर बेकार हो जाता है। अब थका अफसर परेशान रमणी और उसके पति से कहता है कि तुम रिक्शे वाले का नाश करना चाहते थे, मैं सीटी बजाऊंगा, मैं अपनी ताकत सीटी बजाने में खर्च कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे सीटी बजाना, यहाँ नाश करने का विरोध करना है, व्यवस्था का साथ देना है। जिस प्रकार पुलिस वाले सीटी बजाते हैं, परेशान रमणी उसे सीटी बजाने से रोकती है, उसे अपने पक्ष में करना चाहती है, पर थका अफसर विरोध करने पर भी डटा रहता है। वह कहता है आप जानती हैं कि एक कानून है जिसमें उन लोगों को सज़ा मिलती है जो जानवरों के साथ, खासकर सवारियों में जुतने वाले जानवरों के साथ बेरहमी करते हैं। जब थका अफसर उसके पक्ष में नहीं आता तो वह जो रमणी है अपना तेवर बदलती है और रिक्शे वाले का पक्ष लेती हुई वह गुस्से में कहती है कि तुम क्या इस आदमी को जानवर बना दोगे? यह रिक्शा वाला कोई बैल है या घोड़ा? मसरूफ पति भी अपनी पत्नी का पक्ष लेता हुआ जोशीली आवाज़ में कहता है मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मैं आलमगीर लड़ाइयाँ लड़ूंगा। यह आदमी है, जानवर नहीं है। तो रमणी और उसके जो पति है दोनों मिलकर थके अफसर को ही अभियुक्त बना देते हैं। दोस्तों अभियुक्त बनाने का अर्थ है दोषी बना देते हैं। तो रिक्शा वाला भी यही समझता है कि थके अफसर ने ही उसे ठोकर मारी है, जबकि रमणी ने ठोकर मारा रहता है। तो रिक्शा वाला थके अफसर को मार डालता है। परेशान रमणी अवसरवादियों की तरह अपने फरेब में सफल होती है। अब हे पागल आया अचानक मसरूफ पति को देखती है। जो पागल आया जो कि स्वेटर जो खोजती रहती है, स्वेटर पकड़े हुए है ना, बाबा को खोजती रहती है, वो उस रमणी के पति को देखती है और जोश में कहती है आहा मिल गया बाबा जान बाबा, मशालची बाबा मिल गया। पागल आया और मसरूफ पति दोनों सुबकने लगते हैं। इसके बाद पागल आया उन्हीं दोनों का पक्ष लेती हुई कहती है रिक्शे वाले ने कैसा नाश किया, मेरी ख्वाहिश है कि हम उसके स्टैचू बनाएं, उसके जाली ऑटोग्राफ बेचने के लिए कंपनियां खड़ी करें। तो यहाँ जो है दोस्तों पागल आया का भी दोहरा व्यक्तित्व बताया गया है। एक ओर तो 200 किताबें लिखने का आदर्श प्रस्तुत करती है और दूसरी ओर भ्रष्ट व्यवस्था से साठ गांठ कर लेती है। तो दोस्तों भुवनेश्वर जी के मन में पागल आया का रूप बहुत पहले आकार ग्रहण कर चुका था। वे कारवां एकांकी के प्रवेश में लिखते हैं कि हमारा आधुनिक युग एक पागल वृद्धा के समान है, उसे बकने दो और यदि तुम सतर्क नहीं हो तो बर्तन, कुर्सियाँ और टेबल भी तोड़ने दो। पागल आया तथाकथित बौद्धिक वर्ग का प्रतीक है। तो पागल आया बौद्धिक वर्ग का प्रतीक यहाँ पे माना गया है। पागल आया जो है मसरूफ पति से कहती है
लेकिन मशालची बाबा, तुम घर से कितनी दूर निकल आए हो? ओह, तुम्हारा सूटर कीड़ों ने खत्म कर दिया है। इस पर एक स्वर उभरता है, हमारी सबसे ताज़ी ईजाद कांच के सूटर, इनको सिर्फ तांबे के कीड़े खा सकते हैं। हमारी इससे भी ताज़ी ईजाद तांबे के कीड़े, यह बुलाने से बोलते हैं और हंसाने से हंसते हैं। तो इस प्रकार आधुनिक प्रगति अपने ही बनाए को नष्ट करने के रास्ते खोजती है, नष्ट करती है और फिर बनाती है। नाश और निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब ऑडिटोरियम में रोशनी हो जाती है और अनाउंसर कहती हैं, ज़िंदगी और नाटक का प्रॉब्लम एक ही है, यानी लम्हे को मुकम्मिल कर देना, अर्थात लम्हे को हमारे सामने ला देना। जो हमारे साथ जो घटनाएं घटी है उन सभी को एक साथ हमारे सामने पेश कर देना, विरोध और विद्रोह को एक स्वर करना और उसमें एक केंद्रीय महत्व यानी सेंट्रल सिग्निफिकेंस हासिल करके उसका दर्शकों पर एक फीका असर उपजाना कि वह उनकी बुद्धि, विचार और नज़र को उकसाए। यहाँ पर सेंट्रल सिग्निफिकेंस का अर्थ यह है दोस्तों कि तमाम परिस्थितियों को सामने लाकर व्यक्ति के मन में असर डालना, एक केंद्रीय भाव उपस्थित करना, उसके मन में केंद्रीय भाव जगाना जो कि दर्शकों पर असर डाल सके। इसके बाद रिक्शा वाला पैरों में घुंघरू बांधकर जोकरों की तरह भद्दी लय में गाना गाता है और उछलता कूदता और नाचता है। रिक्शे वाले का गीत उसकी अपनी वेदना व्यक्त करता है। रिक्शे वाले की पत्नी बोलती नहीं, कुंडा नहीं खोलती जबकि बरसात उमड़ रही है। रिक्शे वाले की ऊल जलूल हरकतें देखकर अनाउंसर लाल सिंदूर होकर लोटपोट हो जाता है और नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने तांबे के कीड़े की कथा वस्तु का विवेचन किया। अब आगे देखते हैं कि तांबे के कीड़े में जो प्रतीक योजना है उसको, बिना प्रतीक योजना को जाने आप तांबे के कीड़े एकांकी को समझ ही नहीं सकते। तो चलिए हम देखते हैं। प्रतीकों का प्रयोग जो होता है उससे कथ्य बहुआयामी बनता है, अर्थात उनके अर्थ विस्तृत हो जाते हैं, कई तरह के अर्थ निकलते हैं, उसमें व्यापकता आती है और प्रभाव भी बढ़ता है। लेकिन जटिल प्रतीक कथ्य को दुरूह बना देते हैं, अर्थात आसानी से समझ नहीं आते जो विचार और भाव है। तांबे के कीड़े एकांकी में कहीं कहीं प्रतीक जटिल है और उनके अर्थ भी कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है जो अर्थ यहाँ दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त और भी कोई अर्थ निकलकर सामने आ जाए। भुवनेश्वर जी ने स्वयं भी इस तथ्य से अवगत रहे हैं और क्योंकि वे नाटक के अंत में अनाउंसर से कहलवाते हैं कि मेरी समझ में इस नाटक का लेखक न्यूरोटिक है। न्यूरोटिक का अर्थ यह है दोस्तों कि एक न्यूरोसिस नाम की बीमारी रहती है जिसमें सब चीज़ भूल जाते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से कोई भी हालत उसका सही नहीं रहता, एक पागल टाइप का हो जाता है। न्यूरोसिस में दिमाग की बीमारी है। तो इसने यह बोला है कि मेरी समझ में लेखक एक न्यूरोटिक है। आगे कहता है, हमें जो रुचता नहीं, जो हमारे विचारों के सांचे में अटता नहीं, उसे हम न्यूरोसिस न कहें तो क्या कहें। तो वो बोल रहे हैं कि इस एकांकी को पढ़ के बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा, तो इस कारण इस एकांकी के लेखक को न्यूरोटिक कहा गया है, व्यंग किया गया है। और इस पूरे नाटक में कोई मतलब नहीं है, वह हमें खामखां भरम में डाल रहा है। तो यद्यपि ये कथन उन्होंने कहा है, लेकिन यह कथन बुद्धिजीवियों पर एक आक्षेप सा है, क्योंकि भुवनेश्वर के जीवन काल में समीक्षक जो हैं उनके नाटकों का सही मूल्यांकन नहीं कर सके थे। इस कारण उन्होंने यह कथन लिखकर एक व्यंग किया है। तो दोस्तों, तांबे के कीड़े में प्रतीकों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है और ये प्रतीक इस प्रकार हैं। पहला प्रतीक यह है
हम अपना खोया हुआ भाई तलाश करते हैं जो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। अब ऐसा कहने का क्या अर्थ है इसको देखते हैं। तो यहाँ भाई को तलाशना अपने व्यक्तित्व के अधूरेपन को तलाशना है दोस्तों। हम अकेले हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार पागल आया भी जॉन बाबा मसालची बाबा को ढूंढ रही है जो उसे सहारा दे सके, प्रकाश दे सके। उसी तरह दूसरा प्रतीक योजना में देखते हैं। यहाँ पर एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द का इस तांबे के कीड़े एकांकी में 3 स्थानों पर इसका उल्लेख किया गया है। तो इस एकांकी नाटक में किस किस जगह किया गया है इसको देख लेते हैं। एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द, जिसके पीछे एक अनजानी और अनहोनी शुरुआत होती है। हम वही भूली हुई भाषा याद करते हैं, एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। और तीसरी जगह यह आया है, लड़ना पड़ेगा इस बेमतलब, बेमानी और अनंत शुरुआत के खिलाफ, एक एक पत्ती, एक एक शब्द और एक एक पत्थर के खिलाफ। तो दोस्तों यहाँ पे पत्थर, पत्ती और शब्द, इसके बहुत ही अलग अलग डायमेंशन में इसके अर्थ हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो पत्थर, पत्ती और शब्द हमारी परंपरा की ओर संकेत करते हैं। पत्थर से पाषाण युग, मूर्ति पूजा, धर्म आदि का संकेत हमें मिल रहा है। पत्ती से कृषि युग और प्रकृति का संदेश हमें देती है। और शब्द जो है वह भाषा, साहित्य और कला को इंगित करता है। तो इन सब की एक लंबी परंपरा है जिसका सभी को सामना करना पड़ता है और जिसकी विसंगतियों से सभी को लड़ना पड़ता है। अर्थात हमारी जो कई परंपराएं ऐसी है जिनका हमें सामना करना पड़ता है, उनसे लड़ना भी पड़ता है और कई बार उनसे झुक भी जाते हैं, है ना। तो हर युग इनसे लड़ता है और इन्हीं से लड़ते हुए हम कांच के शूटर और तांबे के कीड़े तक आज पहुंच गए हैं। तो आज इस पहुंच ने हमें भयभीत कर दिया है। तीसरा यहाँ पे प्रतीक योजना है, हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं। कायल अर्थात समझा देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। तो इस सेंटेंस का मतलब यहाँ ऐसा है दोस्तों कि यहाँ अंधकार से तात्पर्य अवचेतन से शक्ति का फूटना है। ठीक है, अंधकार से शक्ति का फूटना का अर्थ है अवचेतन से शक्ति का फूटना या निराशा से आशा का संचार होना है। तो सब कुछ हमारी भीतरी शक्ति से ही प्रतिपादित होता है। आगे हमारे अंतःकरण को अंधाधुंध भी कहा गया है। इसके बाद चौथा प्रतीक योजना में देखिए, हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं कि हम फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। तो दोस्तों यहाँ पे आत्मा जो है वह समष्टि परक है और शरीर व्यष्टि परक। आत्मा में करुणा, संवेदना और प्रेम है जिससे सृजन होता है। तो समष्टि परक मतलब जिससे सृजन का भाव निर्मित हो। और शरीर में पशुता है जिससे युद्ध और विनाश होता है। तो आत्मा हमें जोड़ कर रखती है लेकिन शरीर नाश करने में तुली रहती है। तो सत्य आत्मा की शक्ति है जिसे पुनः निर्माण होता है। निर्माण और विनाश की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पांचवा प्रतीक योजना है, हम सवालात पैदा करते हैं जो समय और ऋतुओं का दर्पण दमकते हुए हीरो को की तरह काट देते हैं। तो यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है दोस्तों कि सवालात दमकते हुए हीरे की तरह है जो हमारे जीवन रूपी दर्पण के सुख, चैन और सौंदर्य बोध को काट देते हैं। सवालातों के समाधान में हम उलझ जाते हैं, उलझ कर रह जाते हैं और सदैव उलझे रहते हैं और कभी सुख की सांस नहीं ले पाते। छठवां प्रतीक योजना है, पागल आया स्वेटर लिए हुए मशालची बाबा को ढूंढ रही है, वह ठंड से उसे बचाना चाहती है।
तो जो पागल आया है वह बाबा को स्वेटर देकर उसे ठंड से बचाना चाहती है। तो स्वेटर हमारे आदर्श हैं। स्वेटर को यहाँ पे आदर्श के रूप में चित्रित किया गया है, जिनको छोड़कर युवा पीढ़ी बहुत दूर चली गई है और पागल आया उस आदर्श को फिर से देकर युवा पीढ़ी को बचाना चाहती है। 7वां, प्रकृति प्रदत्त बीजों का सड़ना और कांच तथा शीशे के बीज बनना प्रकृति पर विज्ञान की विजय है। तो विज्ञान के आविष्कार प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से आगे बढ़े जा रहे हैं। हम प्रकृति को छोड़कर विज्ञान के आश्रित होते जा रहे हैं, यह इसका संकेत करता है। उसी तरह बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। इस प्रतीक योजना में क्या है? तो सूरज जो है दोस्तों वह ज्ञान और हमारे जीवन शक्ति का प्रतीक है। बादल रूपी अज्ञान या भौतिकता ने हमारी जीवन शक्ति को मार डाला। जीवन शक्ति न रहने से हम थक गए और टूट गए तथा भयभीत हो गए। आगे देखते हैं। अब धरती पर आईनों का शासन होगा। इसका कहने का क्या मतलब है? तो कृत्रिम रोशनी यानी विज्ञान का शासन होगा, ये बोला जा रहा है। और जब विज्ञान का शासन होगा तो कुंठा, संत्रास और भय का शासन होगा। हर व्यक्ति की दृष्टि आईना है और वह सीमित है। हर व्यक्ति एक दूसरे का आईना तोड़ने का प्रयत्न करता है। थके अफसर और आया ने रिक्शे वाले का आईना तोड़ दिया। रिक्शे वाले ने अपने आईने से थके अफसर को मार डाला। रिक्शे वाले के रिक्शे में आईने लगे हैं, वह उनमें अपनी भावनाओं और सौंदर्य बोध का प्रतिबिंब देखता है। तो हमारे मन में उठते हुए प्रश्न इन आईनों को काट देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। 10वां, स्त्री कहती है मैं सारा संसार मथूंगी, अपने अंदर बाहर सब मथूंगी, लेकिन चुपके से, जैसे किसी को मालूम न हो। मेरा सिर्फ काम है मथना, सृजन जिस बेरहम कानून से होता है यह तुम जानो। तो दोस्तों मथना यहाँ यौन इच्छाओं का प्रतीक है। स्त्री केवल सुख चाहती है, बच्चा नहीं चाहती, और समाज से छिपकर सुख को भोगना चाहती है। उसे आशंका है कि वह जिस संतति को जन्म देगी उसके चेहरे पर झुर्रियाँ और हंसी में मधुमक्खियाँ होगी। स्त्री विघटित मनोवृत्ति की यहाँ पे शिकार है। उसके बाद 11वां प्रतीक योजना है। पुरुष कहता है मैं एक बारगी शरीर को दिमाग के बंधन से अलग कर दूंगा, अर्थात मैं एक बार में शरीर को दिमाग के बंधन से अलग कर दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं अजनबियों की भाषा बोलूंगा, मैं सूरज का गला घोंट दूंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि पुरुष भी विघटित मनोवृत्ति का शिकार है। वह अपनी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देना चाहता है। शराब पीकर अपने को भूल जाना चाहता है और काल्पनिक निर्माता में अपना मन बहलाता है। पुरुष के उक्त कथन में युगीन मानसिकता की अभिव्यक्ति हुई है। वह नपुंसक आक्रोश व्यक्त कर रहा है, अजनबी शब्द उछाल रहा है। 12वां प्रतीक योजना देखते हैं। थका अफसर कॉलेज के लड़कों से एक पहेली बुझाता है। क्या तुम ऐसी चिड़िया का नाम बता सकते हो जो उमड़ती निडर घटाओं के नीचे नाचती है, जिसके पर अर्थात पंख में 8 रंग होते हैं, पर जो कुत्तों की तरह भौंकती है। तो इसी के आगे परेशान रमणी जो है वह भौंक कर कहती है कि मुझे नहीं मालूम मैंने तुमसे शादी क्यों की। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि वहाँ मोर परेशान रमणी का प्रतीक है। मोर का जो नाचना 8 रंग बोला जा रहा है ना। और स्त्री विवाह के प्रारंभिक वर्षों में तो आकर्षक लगती है, बाद में वह आकर्षण खो बैठती है और हर समय लड़ती झगड़ती रहती है। इसका उदाहरण यहाँ पे बताया गया है। 13वां प्रतीक योजना है। पुरुष कहता है फिर तब हमारी आत्मा और शरीर के मंथन से जो निकलेगा वह हमें मार डालेगा। तो दोस्तों
यह जो कथन है, इस कथन से पुरुष अपने भविष्य से भयभीत है। उसका सृजन ही उसे मार डालेगा, चाहे वह संतति हो या विनाशकारी आयुध हो। आगे और देखते हैं, ये लास्ट प्रतीक योजना है। इसमें कहा गया है कि तुमने एक रिक्शे वाले का नाश किया और तुमने 100 पैदा किए। तो कहने का अर्थ यह है कि रिक्शे वाला मजदूर वर्ग का प्रतीक है। यहाँ वर्ग चेतना की ओर संकेत किया गया है। आगे रिक्शा वाला सीटी बजाने वाले अफसर को मार डालता है, जो कि व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को इंगित करता है। यद्यपि रिक्शे वाले को लात अफसर ने नहीं मारी थी, नाटक के सारे पात्र भय और भ्रम में जी रहे हैं, यह हमें दिखाई दे रहा है, और वे महायुद्ध के भय से त्रस्त हो गए हैं। वे निरर्थक ही लड़ाई लड़ते हुए टूट गए हैं, थक गए हैं, अकेले हो गए हैं, और मनुष्य की इसी नियति को नाटक में विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों, आशा है आपको यह एकांकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके जो भाषा शैली है, इसका जो रंगमंचीयता है, इन सभी पर हम विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।